नमस्कार। अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता का फाइनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में अब राम और रावण की एंट्री हो गई है। उपचुनावों से पहले नेता भले ही शब्दों की मर्यादा भूल गए हों, लेकिन अब वे खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम राम साबित करने की होड़ में जुट गए हैं। कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन शुरू किया गया है। कांग्रेस का कैंपेन भाजपा के मैं भी शिवराज कैंपेन का जवाब माना जा रहा है। इस कैंपेन में कांग्रेस ने कमलनाथ को मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हुए कहा कि यह लड़ाई सत्ता का हरण करने वाले साधु रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बीच है। सोशल मीडिया पर कैंपेन को लॉन्च करते हुए जो पोस्टर जारी किया गया है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की फोटो लगाकर लिखा गया है कि मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम। सत्ता के फाइनल में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में साधु शैतान के बाद अब मर्यादा पुरुषोत्तम की एंट्री हो गई है और कांग्रेस अब पूरी तरह भगवान राम की शरण में पहुंच गई है। कोरोना काल में डिजिटल हो रहे चुनाव प्रचार में कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन शुरू किया गया है। कांग्रेस का ये कैंपेन भाजपा के मैं भी शिवराज कैंपेन का जवाब माना जा रहा है। दरअसल प्रदेश में उपचुनाव में राम की एंट्री तो पहले ही हो गई थी। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने के बाद कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में उत्सव मनाया था और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का बड़ा पोस्टर लगाया था। वहीं जैसे जैसे चुनाव प्रचार बढ़ता गया, भगवान राम के नाम पर सियासत तेज होती गई। बीजेपी के नेताओं ने चुनाव वाले इलाकों में रामशिला यात्रा निकाली। अब भाजपा के मैं भी शिवराज कैंपेन के जवाब में कमलनाथ ने मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन की शुरुआत पोस्टर जारी करके की है। इस पोस्टर के जरिए उसने भाजपा को सत्ता हरण करने वाला रावण बताया है। कांग्रेस ने कहा कि उपचुनाव की लड़ाई सत्ता हरण करने वाले रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम के बीच की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि ये लड़ाई है साधु और शैतान की। ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है, जिसमें उन्होंने साधु शिवराज सिंह चौहान को बताया और शैतान भारतीय जनता पार्टी के अनुसार उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया। लेकिन कांग्रेस पर कटाक्ष हो रहा था लगातार। आज कांग्रेस ने उसका जवाब दिया है कि ये लड़ाई साधु शैतान की नहीं है, ये लड़ाई है सत्ता हरण करने वाले साधु और मर्यादा पुरुषोत्तम के बीच की। सत्ता हरण करने वाला साधु इतिहास में कौन है, ये बच्चा बच्चा जानता है, घर परिवार का हर व्यक्ति जानता है और ये भी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है। पूर्व मुख्यमंत्री जो बजरंगबली के भक्त हैं, श्री राम जी के भक्त हैं, उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए इस अभियान का नाम हमने दिया है मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वहीं कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने तंज कसा है। मर्यादा पुरुषोत्तम क्या हो गया है कांग्रेस को? कमलनाथ जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बताने वाले कांग्रेस जनों से मैं पूछूंगा कि न तो कोई मर्यादा है आपकी और राम को तो पहले ही भुला चुके आप, फिर आप कैसे नाम ले रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम लेने में ही मैं समझता हूं कि आपकी जुबान से यदि उनका नाम लिया तो ये भी आप पाप कर रहे हैं। इंसान भगवान नहीं है, लेकिन आपने मर्यादा त्याग दी, राम को त्याग दिया और अब जब हारने की नौबत आई तो मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेके वैतरणी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। सब जनता आपको इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देगी, क्योंकि आपने राम सेतु का मजाक उड़ाया, राम को काल्पनिक कहा और आज हमारे उन आराध्य का नाम लेकर और आप ये कुप्रचार कर रहे हैं। जो आप नहीं हैं वो बता रहे हैं। तो जाहिर है चुनाव के लिए मतदान मंगलवार यानी कि 3 नवंबर को होगा और नतीजे भी मंगलवार यानी कि 10 नवंबर को आएंगे। मगर राम किसका मंगल करेंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। तब तक ये दुआ तो मांगी ही जा सकती है कि नेतागण कम से कम बयानों की मर्यादाएं तो बनाए ही रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी। प्रकाश जी, मर्यादा को लेकर जो बात की जा रही है
और वो भी उस बयान को काउंटर करने के लिए जो पूरी तरीके से अमर्यादित था, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को नंगा भूखा कहा गया था। तो ये जो कैंपेन शुरू किया गया है, कमलनाथ को उत्तम पुरुष के रूप में शिवराज के मुकाबले स्थापित करने में क्या कुछ भी तरीके से सहायक साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए? भटनागर जी से किसी कारण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्टूडियो की तरफ चलते हैं, जहां हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, जो सवाल मैंने प्रकाश भटनागर जी से किया था, मैं वही सवाल अब आपसे भी कर रहा हूं। क्या ये कैंपेन कांग्रेस को कोई फ़ायदा देगा? देखिए रत्नाकर जी, जिस तरीके से अभी हम बाइट सुन रहे थे, वो कांग्रेस के जो नेता जिनने ये कैंपेन शुरू किया है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता गोविंद वालू की, तो जो चीज़ निकल कर सामने आई है वो ये बता रही है कि कोई भी व्यक्ति राम नहीं हो सकता। राम एक आदर्श चरित्र था जो उस युग में हुआ था, त्रेता युग में। उसके बाद फिर द्वापर युग आ गया, अब कलयुग चल रहा है और कलयुग भी कहते हैं समाप्ति की ओर है। इतने हजारों साल बीतने के बाद भी राम कोई नहीं बन सका इस धरती पर। और यदि कोई व्यक्ति खुद को राम की तरह साबित करने की कोशिश करता है तो ये छलावा है। और प्रदेश की जनता या देश की जनता किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना आ जाएं, किसी भी व्यक्ति को राम के तौर पर अपनी तुलना करते हुए या उसके समर्थक उसकी तुलना राम के तौर पर करें, ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि राम एक वो व्यक्ति है जिसका नाम बच्चे के पैदा होने से लेकर अंतिम समय तक लिया जाता है। एक आदर्श व्यक्ति है, एक आराध्य देव है, सबके उनकी आराधना करना ही सबका फर्ज माना जाता है। इसके अलावा कोई और राम का विकल्प बनने की कोशिश कोई नहीं करता। ये तो रही राम की बात। जो कांग्रेस यदि उत्तम पुरुष बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उत्तम पुरुष तो हो सकते हैं अपने आप में, लेकिन पुरुषोत्तम नहीं हो सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए कहा गया है, जिन्हें अपने जीवन में हर मर्यादा का पालन किया है। और रत्नाकर जी, सारा देश, सारी जनता जानती है कि राजनेता कोई सा भी हो, वो सभी मर्यादाओं का पालन कर ले, ऐसा संभव नहीं है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जहां पर मर्यादाएं टूटती हैं। यदि हम अभी देखें मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव में, तो जिस तरीके से शब्दों के बाण चल रहे हैं, ये भी मर्यादा का टूटना है। एक दूसरे के प्रति जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो राम आप बिल्कुल नहीं हो सकते, मर्यादा पुरुषोत्तम तो आप हो ही नहीं सकते किसी भी स्थिति में। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो देखने में समझ में आ रही है, वो ये समझ आ रही है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की पिछलुग्गू बनकर रह गई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक जो दिनेश गुर्जर कांग्रेस के नेता का एक गलत बयान आया था, उसका प्रतिकार करने के लिए एक कैंपेन चलाया सोशल मीडिया पे, मैं भी शिवराज। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा कि ये इनका कैंपेन सिर्फ 24 घंटे के लिए रहेगा। 24 घंटे तक भाजपा के तमाम कार्यकर्ता अपने आप को साबित करेंगे कि मैं भी शिवराज हूं, क्योंकि मैं भी उस जैसा उन्होंने नंगा भूखा कहा था, वो भी वैसे गरीब प्रदेश के निवासी हैं, वो भी नंगे भूखे हैं। ये जताने की कोशिश कर थी एक तरीके से कांग्रेस पर, ये उनका वार था। उसका पलटवार करने के लिए यदि कांग्रेस सीधे राम जी तक पहुंच गई है तो ये तो घनघोर आश्चर्यजनक मामला है। और उस व्यक्ति को राम बता रहे हैं जो खुद को हनुमान भक्त बता रहा है। तो आप ये मानिए कि दादाजी की जो मामला है, और पोते को आप दादा बना रहे हैं कि हनुमान जी राम के भक्त हैं, कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं, और आप जो है तीसरी जो पीढ़ी है आराधना की, उस तीसरी पीढ़ी को पहली पीढ़ी पर के पद पर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से निर्लज्जता की श्रेणी में आता है, मैं ऐसा मानता हूं। और मुझे लगता है कमलनाथ जी चूँकि पीसीसी चीफ हैं, तो वो खुद ही इस अभियान को रोकना उनको चाहिए था, और मुझे लगता है वो खुद रोकेंगे भी, क्योंकि राम का यदि आप नाम लेते हैं तो जनता उद्वेलित होगी ही होगी। और इस देश में खासकर जैसा गोविंद मालू कह रहे थे, वहाँ से थोड़ी सी सहमति रखता हूँ मैं, कि जिस पार्टी ने राम सेतु को काल्पनिक माना हो, जिस पार्टी ने राम को ही काल्पनिक माना हो, उस पार्टी के नेता भले घर में राम की पूजा करते हों, भले वो राम के जब लंका से वापसी का दिवाली का पर्व मनाते हों, रामनवमी पर उपवास रखते हों, लेकिन जब वो सार्वजनिक मंच पर कहते हैं कि मैं राम हूँ या राम भक्त हूँ, तो जनता को वो स्वीकार नहीं होता है। तो ये उस पार्टी को समझना चाहिए कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी नहीं करनी चाहिए। जी, हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी से हमारा संपर्क फिर से स्थापित हो गया है। प्रकाश जी, ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम को लेकर चल रहा है कि कांग्रेस अपने नेता कमलनाथ को मर्यादा पुरुषोत्तम बता रही है, क्या ऐसा लगता है कि भूखे नंगे के बाद कांग्रेस ने एक और बहुत ही बड़ी आत्मघाती गलती करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव को और आसान बना दिया है? देखिए, मुझे लगता है कि कल जो हम बात कर रहे थे रत्नाकर,
कि ये कांग्रेस ने कुल्हाड़ी पे फिर फेर रख दिया है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा ही मामला है। मैं अभी हाल चुनाव क्षेत्रों की दौरे से ही लौट रहा हूँ और मुझे लगता है कि कहीं भी इस तरह के मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे हैं किसान कर्ज माफ़ी को लेकर किसानों के बीच में आक्रोश, जो धोखा हुआ है, जो छल हुआ है। जब हम उनकी बाइट सुनाएंगे दर्शकों को तो पता चलेगा कि किसानों के बीच में आक्रोश किस कदर है। जहाँ तक सिंधिया के दल बदल की बात है तो उस पर भी लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हमने एक जीतू पटवारी का वीडियो भी देखा था जो कमलनाथ की सरकार के बारे में किसी बुजुर्ग महिला से सवाल कर रहे थे और उस महिला ने कहा था कि कमलनाथ सरकार में बहुत कमियां हैं। और मुझे लगता है व्यवस्था कोई सी भी हो उसमें कमियां होती ही हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो तो इसमें भी कमियां होगी, पिछली सरकार थी उसमें भी कमियां होंगी, लेकिन जनता के प्रति, जनता से निरंतर संपर्क जो शिवराज की खूबी है, कमलनाथ उसके पासंग भी नहीं है। और हम पूरे चुनाव क्षेत्रों में देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता कहीं जनता के बीच नजर नहीं आ रहे हैं। जी जी प्रकाश जी, लेकिन ये जिस हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि कर्ज माफ़ी को लेकर लोगों के बीच में चर्चा है, बाकी दीगर मुद्दे हैं, लोग इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पास आखिर ऐसी वैचारिक दरिद्रता की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है कि वो महाभूल पे महाभूल करती चली जा रही है और जो कुछ थोड़े बहुत मुद्दे उसके पास थे सरकार के खिलाफ उनको टेक ओवर करने में कोई रुचि नहीं ले रही। क्या ये पार्टी के इन चुनावों के प्रति अगंभीरता का संकेत नहीं है? देखिए रत्नाकर, सवाल सिर्फ इन उपचुनावों का नहीं है। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में वैचारिक संकट है। कांग्रेस की कोई बहुत स्पष्ट विचारधारा कभी भी नहीं रही है। एक मध्य मार्गी पार्टी के तौर पे कांग्रेस की देश में पहचान होती थी, लेकिन जैसे जैसे हिंदुत्व की राजनीति उभार पे आई कांग्रेस उसके विपरीत चली गई। और हमने जैसा अभी प्रभु जी कह रहे थे कि राम सेतु पे सवाल उठाए, भगवान राम पे कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए, सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया उसकी काल्पनिकता को लेकर। तो ये सब जो वैचारिक भटकाव कांग्रेस के अंदर है वो उसे ज़मीन से हमेशा काटता रहा। और कांग्रेस को विचार देने वालों में मुझे लगता है कि जिन लोगों की कम्युनिस्ट विचारधारा है, जो वामपंथी टाइप के लोग हैं, वो ज़्यादा कांग्रेस पर हावी रहे, कांग्रेस के विचारों पर हावी रहे। और कांग्रेस को जो देश की ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, जिन चीज़ों की जो समझ थी कांग्रेस में वो ख़त्म हो गई। अब पूरी एक परिवार पे कांग्रेस डिपेंड है आज की तारीख में। हम मध्य प्रदेश में ही देखें तो अगर ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया ने दल बदल किया तो आज कांग्रेस वहाँ कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी दरिद्र हो गई है। वैचारिक दरिद्रता की तो बात अपनी जगह है, लेकिन एक आप कांग्रेस संगठन के तौर पे कुछ करती तो वहाँ एक नई पीढ़ी खड़ी हुई मिलती है हमें तैयार। जैसे हम बीजेपी में देखते हैं जल्दी जल्दी बदलाव हो रहे हैं, नए नेताओं को उभरने का मौका मिलता है। कांग्रेस में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है और उसका खामियाजा कांग्रेस को इसीलिए उठाना पड़ रहा है। जी जी प्रभु जी, जैसा भी हमने भाजपा के जो नुमाइंदे हैं गोविंद मालू जी उनको सुना, उन्होंने जिस किस्म से चीज़ें गिनाई उस पर उन्होंने अयोध्या का जिक्र किया, राम को काल्पनिक राम सेतु का भी जिक्र किया, लेकिन जहाँ तक मर्यादा की बात आती है तो कमलनाथ पर पूर्व में सिख विरोधी दंगों में शामिल होने का आरोप लग चुका है। 2018 के चुनाव से पहले इशू एक बार फिर से गरमाया था और शैंपेन वाली जहाँ तक बात है या किसी फिल्म अभिनेत्री के साथ कमर में हाथ डालकर फोटो खिंचवाने वाली जैसी बात है, तो क्या भाजपा अगले चरण में कमलनाथ के खिलाफ इन चीज़ों को लेकर भी और आक्रामक हो सकती है इस कैंपेन के जवाब में? देखिए रत्नाकर जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश का ये चुनाव जा रहा है, जिस तरीके से नेताओं का व्यवहार जा रहा है, जैसे वो मंच पर बोल रहे हैं, जो यदि कहें शाब्दिक पतन हो रहा है तो स्वाभाविक तौर पर जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं वो चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। शैंपेन तक तो लोग पहुँच ही गए हैं, नारे लेकर शैंपेन तक आइफा की बात हो ही चुकी है। बस उसमें कौन कलाकार आए थे, किसके गले में हाथ डाला, किसकी कमर में हाथ डाला, वो सब बातें होना बाकी है। तो वो भी सामने आ सकता है, बिल्कुल निश्चित तौर पर आ सकता है। राजनीति है, नेता बहुत सारे हैं, सभी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, किसको क्या कहना इस पर कोई लगाम तो है नहीं, कोई लाइन भी ऐसी मिलती नहीं है सभी को कि उनको ये नपी तुली बातें ही कहनी है। लेकिन जब वो चीज़ें ज़रूर कही जाती है जो जनता तक पहुँचे, जनता जिसको समझे। और जो आइफा के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जैसे उसके फ़ोटो रिलीज़ हुए थे, जो सोशल मीडिया पे खूब चर्चा में रही, जो खूब वायरल हुए थे, यदि उसको लेकर कोई तंज कसा जाता है तो स्वाभाविक तौर पर वो एक बार फिर वो सारी की चीज़ें फिर रिकॉल करेगी जनता, फिर उन्हीं चीज़ों को देखेगी कि क्या हकीकत है। और जो आपने सिख दंगों की बात कही है, तो वाकई में वो जब दंगे हुए थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उसको लेकर आज भी मुद्दा गर्म है। आज भी सिख समाज के लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि वो कमलनाथ जी बेगुनाह हैं उसमें। आज भी उनको लेकर एक परिवाद दिल्ली में दायर किया गया पुराने मामले को फिर से रीओपन करने के लिए।
लगातार आरोप लगा रहे हैं सिख समाज के जो संगठन है उनके लोग। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। कोई भी, जैसा भटनागर जी कह रहे हैं कि कोई भी राजनेता होगा उस पर पूरी तरह सब कुछ अच्छा ही अच्छा करे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा कह नहीं सकते। कहीं ना कहीं उससे कुछ चूक हो जाती है, कुछ भूल हो जाती है, कहीं कुछ उस पर आरोप लग जाते हैं जो चस्पा हो जाते हैं, कई बार गलत आरोप भी लंबे समय तक चस्पा रहते हैं। लेकिन उस पब्लिक के बीच में जब जाते हो, जनता के बीच में, तो उसको सफाई पेश करनी ही पड़ती है इन सारे मामलों को। आप चाहे कितने ही पवित्र हों, लेकिन आपको पवित्रता का सबूत जनता को देना पड़ता है। कोर्ट यदि आपको वो बेगुनाह साबित कर दे, उसके बावजूद भी आपको वहाँ पर जनता के बीच में बताना पड़ता है कि मैं बेगुनाह हूँ। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, तो ये तमाम आरोप लग सकते हैं। और चूँकि कांग्रेस ने अब इस मामले को तो ज़्यादा तवज्जो दी है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम तक पहुँच गई है, क्योंकि यदि वो हनुमान जी तक सीमित रखती कि राम हनुमान भक्त हैं कमलनाथ जी, और जैसा उन्होंने पहले कहा था कि मंगलवार के दिन चुनाव की घोषणा हुई, मंगलवार के दिन नामांकन होगा, मंगलवार को वोटिंग होगी, मंगलवार को रिजल्ट आएंगे, इसलिए कमलनाथ जी चूँकि मंगलवार हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी के भक्त हैं, तो हनुमान जी उनके साथ है, वहाँ तक स्वीकार है। लेकिन आप हनुमान जी के आराध्य पर यदि चले जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसको स्वीकार करेगा। हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी से अगला सवाल है। ब्रजेश जी, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अगर ये लोग थोड़ा सॉफ्ट हिंदुज़म की तरफ बीच में जाते हुए नज़र आए थे, तो भी राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के साथ ही वो सॉफ्ट हिंदुज़म भी ख़त्म हो गया था। फिर न राहुल गांधी का कभी यज्ञोपवीत नज़र आया, न उनके ब्राह्मण होने को लेकर कांग्रेस की तरफ से दावे किए गए। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपनी उन्हीं तरीके की नीतियों पर कायम है जो कम से कम कमलनाथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस के इस बिल्कुल प्रो हिंदूवादी होने वाले कथन से बिल्कुल विपरीत है। तो आपको क्या लगता है, क्या मध्य प्रदेश के स्तर पर ये मान लें कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की इस राज्य के नेतृत्व पर कोई पकड़ नहीं रह गई है? रत्नाकर जी, जैसा कि वो बताया भटनागर जी ने भी कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, वो कम्युनिस्टों के उसमें रही है, कम्युनिस्ट हावी रहे हैं उन पे। और जब उसने देखा कांग्रेस ने कि पूरे देश में एक हिंदुत्व को लेकर एक दल भाजपा जो शीर्ष तक पहुंच गया है और वो सबसे ज़्यादा पिछड़ गई है, तो इस कारण उस हिंदुज़म की तरफ जाने लगी है। इसी कारण है राहुल गांधी, आपको देखा होगा, मंदिरों के दौरे शुरू कर दिए थे उनने लोकसभा चुनाव में पिछले में। और जो धर्म का जो चोला ओढ़ने लगी थी कांग्रेस, तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक वो सिर्फ पिछलग्गू बन के रह गई है। जैसा कि पटेरिया जी ने भी बताया कि उसका कुछ वो है नहीं है। जिसने देखा कि राम के कारण ये सत्ता में आ गई है भाजपा, तो उन्होंने राम पकड़ लिया। इससे पहले आपने देखा होगा कभी भी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कभी गणेश प्रतिमा बैठती नहीं थी। पिछले चुनाव में आपने देखा कि उन्होंने वही तरीका अपनाया कि भाई गणेश जी की प्रतिमा बैठाई, उनकी पूजा की। उन्होंने कहा कि राम पे और भगवान पे, देवी देवताओं पे आराधना करने का सिर्फ हक भाजपा को ही नहीं है, हमें भी है। तो वो पीछे चल रही है। अब उनको लगा कि ये हर क्षेत्र में जाके जब राम मंदिर का निर्णय आया तो भाजपा इस मुद्दे को उठा रही, तो वो मंगलवार का कहने लगे। कांग्रेस के हम हनुमान भक्त हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, और मंगलवार को ऐसा हो रहा है तो इस कारण हम सत्ता में वापस आ जाएंगे। अब उनको लगा कि एक नया मुद्दा उन्होंने दे दिया, उनके किसान नेता ने बोल दिया कि नंगे भूखे, तो उसके जवाब में मैं हूँ शिवराज की जो कैंपेन चली कि मैं भी हूँ शिवराज, तो वो उससे बचने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम वाली बात लेकर आ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम की बात लेकर गए, जो जिस राम की बात लेके आ गए कि हम राम सत्ता में आने के लिए, अब जैसा कि पटेरिया जी ने बताया कि राम से आप तुलना करोगे तो कोई भी मतलब आपको मानेगा नहीं, ये आपके उल्टे विपरीत चला जाएगा, जो आपसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि राम हर क्षेत्र में मर्यादा में थे, वो अच्छे मर्यादित पति थे, अच्छे राजा थे, अच्छे पुत्र थे, तो हर क्षेत्र में उन्होंने मर्यादा वो की है, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। वैसा कोई बन भी नहीं सकता हिंदुस्तान में। दोबारा भी यदि भगवान जन्म लेते हैं तो वो एक अलग रूप है। देखा आपने कि कृष्ण का जन्म हुआ तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम वाली उस पर नहीं गए। मर्यादा पुरुषोत्तम से ही राम ही हैं, और यदि आप वो बनने की कोशिश करोगे तो आपको विपरीत पड़ेगा। अब आपने कहा कि विचारधारा की बात है, तो कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक कोई विचारधारा नहीं है, जिसको जो आता है वो बोलता है। यही कारण है कि इस परिस्थिति में आ गए हैं। वो भी ऊपर से, मतलब राष्ट्रीय नेतृत्व भी हिंदू वोटरों के लिए प्रभावित करने के लिए उस तरफ जा रहा है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में लगा तो कमलनाथ जी जैसे सरकार में पिछले विधानसभा चुनाव में भी आप देखेंगे तो गाय, गौशाला, ये सब मुद्दे लेके आए थे, सब चुराए हुए थे। राम पदगमन का मुद्दा लेके आए थे कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी ने ये इस मुद्दे के सहारे फिर से उपचुनाव में जीतने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रकाश जी,
कांग्रेस का जैसे कुछ समय पहले तक सॉफ्ट हिंदुज़म के पहले तक जो रवैया रहता तो स्पष्ट था कि ये पार्टी हिंदू वोटर्स की तुलना में, ख़ासतौर पर सवर्ण वोटर्स की तुलना में अल्पसंख्यकों की तरफ ज़्यादा फोकस करती थी। यही वजह रही कि जो तमाम चीज़ें अभी गिनाई गई यहाँ पर, राम को काल्पनिक बताना, राम सेतु को काल्पनिक बताना, वो तमाम चीज़ें पार्टी करती चली गई। अब जबकि मध्य प्रदेश की कई सीटों के एनालिसिस में हमने बताया है कि कई जगहों पर जहाँ 28 नवंबर उपचुनाव होने हैं वहाँ मुस्लिम मतदाता भी काफ़ी अच्छी तादाद में। कांग्रेस इस वर्ग के बीच से क्या अपना विश्वास खोने की आशंका से डर नहीं होगी? मुझे लगता है प्रकाश जी से हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रभु जी, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगा। देखिए रत्नाकर जी, चर्चा में निकल कर सामने आया है कि कांग्रेस मुद्दों से भटक रही है। जो मूल मुद्दे थे, जैसे भटनागर जी ने अभी कहा था कुछ देर पहले कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण पंथ की जो तरफ झुकी तो कांग्रेस ने अपने आप को जो है सेकुलर बनाने की कोशिश की। और जब देश आज़ाद हुआ था, हम तब परिस्थितियाँ देखें उस समय की, तो उस समय कांग्रेस को हिंदुवादी पार्टी कहा था। जिन्ना ने एक मुस्लिम लीग बनाई थी जिसकी मांग पर पाकिस्तान बना था, वो मुस्लिमों की पार्टी हो गई थी। और तब कांग्रेस ने अपने आप को ये लगा कि इस देश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी रहते हैं, तो उनको साथ लेकर चलने के लिए कांग्रेस ने अपने चरित्र को बदला और वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी बनकर उभर कर सामने आई। वो शिक्षा दीक्षा से लेकर तमाम चीज़ों में उसने उसी चीज़ को तरजीह दी। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक लाइन ली दक्षिण पंथ की, उन्होंने राम का मुद्दा छेड़ा देश में और उस मुद्दे के दम पर वो सत्ता में ऐसे पहुंचे कि अब वहाँ पर सिंहासन उनका खाली करने की तैयारी नहीं दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस को फिर उसी धारा पर चलने की मजबूरी हो गई, क्योंकि बहुसंख्यक मतदाताओं को साथ लेने की बात है। बहुसंख्यक मतदाता यदि राम भक्त हैं, वो यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो कांग्रेस को उन्हीं में से अपने मतदाता खोजने होंगे। तो इसलिए स्वाभाविक तौर पर उसने राम का एक सहयोग लेने की कोशिश की, चाहे वो राहुल गांधी के जनेऊ पहनना हो, चाहे राहुल गांधी का सिर्फ चुनावी दौर में मंदिरों में जाना हो। तो ये तमाम चीज़ें जो वो कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स भगवान को लेकर यदि कर भी रहे हैं, तो वो अपने आचरण में उस चीज़ को अपनाते हैं। वो फिर पूरे साल भर सारे तीज त्यौहार मनाते हैं, वो उपवास भी रखते हैं, वो नवरात्रि के दिन भी पारायण करते हुए दिखते हैं। वो तमाम जो एक कोई भी व्यक्ति अपने घर में धार्मिक संस्कार करता है, वो संस्कार समाज के बीच में भी करते हुए नजर आते हैं। तो ये दोनों के चरित्र में बहुत बड़ा अंतर है, जिसका नुकसान कांग्रेस को होता है बार बार कि भाई केदारनाथ जाना, मानसरोवर जाना, उसके बावजूद आप सोमनाथ मंदिर भी जाके आप सीट नहीं जीत पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप केवल जनता को एक छलावा डाल रहे हैं। और राहुल गांधी के इस तमाम प्रयासों से और बाद में भूल जाने से, यदि उसके बाद में 6 महीने बाद, साल भर बाद भी वो किसी मंदिर में चले जाते, तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। तो पूरे की पूरी कांग्रेस का चरित्र ही ऐसा हो जाता है कि वो जनता को भगवान के नाम पर छलने वाली पार्टी बनकर रह गई है। जी जी। तो उस बीच में ऐसे सवाल उठना, तो स्वाभाविक तौर पर नुकसान का अंदेशा इसमें ज़्यादा है। जी जी। तो कांग्रेस के बारे में जैसा अभी हमारे विचार से सामने आया कि पार्टी वास्तव में एक भटकाव की स्थिति में आ गई है, उसके पास एक स्पष्ट विचारधारा का अभाव दिख रहा है और इसके चलते वो प्रो हिंदुइज्म में जाने के लिए एक बहुत बड़ी ऐसी गलती कर बैठी है जिसका पॉलिटिकल फ़ायदा बीजेपी को ही ज़्यादा होता दिख रहा है। गोविंद मालू की बात से साफ है कि भाजपा किन किन मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस को मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए काउंटर करेगी। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में इस घटनाक्रम से जुड़े और क्या क्या नए एपिसोड सामने आते हैं। अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।